डियर स्टूडेंट, हम चर्चा करेंगे आज औद्योगिक क्रांति पर। 18वीं सदी में इंग्लैंड के व्यापारिक जीवन में, या हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यद्यपि 18वीं सदी में फ्रांस में क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस के राजनीतिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया था, परंतु इससे पूर्व इंग्लैंड में उत्पादन की विधियों तथा यांत्रिक आविष्कारों के कारण वस्तुओं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। वस्तुओं के उत्पादन में यांत्रिक आविष्कारों के कारण इतनी अत्यधिक वृद्धि हुई कि इन्हें एक क्रांतिकारी परिवर्तन माना गया और इस कारण यांत्रिक आविष्कारों के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई और जो प्राचीन कुटीर उद्योग थे उनका पतन हुआ, क्योंकि जब जिन वस्तुओं का निर्माण पहले कुटीर उद्योगों के द्वारा होता था, अब उन वस्तुओं का निर्माण बड़े उद्योगों में होने लगा, तो स्वाभाविक था कि इंग्लैंड में कुटीर उद्योगों का पतन होता। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण इंग्लैंड में बढ़ते औद्योगिक विकास को औद्योगिक क्रांति अर्थात इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। यद्यपि कई विद्वानों में इस बात पर मतभेद हैं कि इस औद्योगिक उत्पादन में आए क्रांतिकारी परिवर्तन को क्रांति का शब्द देना उचित है या नहीं। इसलिए कई विद्वान औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि को तथा इन परिवर्तनों के लिए विकास शब्द को ही उपयुक्त मानते हैं, परंतु आर्नोल्ड टॉयनबी नामक विद्वान ने सर्वप्रथम इन उत्पादन के परिवर्तनों के लिए क्रांति शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने यह माना कि जो उत्पादन में जो ये तीव्रता आई है और इस कारण जो इंग्लैंड के औद्योगिक जीवन तथा व्यापार में जो बड़ा परिवर्तन आया है, इन्हें क्रांति कहना उचित है। आर्नोल्ड टॉयनबी के संदर्भ में पोलार्ड ने इस बात को स्वीकार किया और वो कहते हैं कि आर्नोल्ड टॉयनबी ने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया है और यह उस आर्थिक परिवर्तन को व्यक्त करता है जिसके द्वारा इंग्लैंड का कृषि समाज एक औद्योगिक समाज के रूप में परिवर्तित हो गया। इन परिवर्तनों का एक निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है, किंतु सामान्यतः इसे 18वीं सदी के मध्य से जॉर्ज तृतीय के शासनकाल तक माना जाता है। इस तरह इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति की व्याख्या हम इस तरह कर सकते हैं कि 18वीं सदी में इंग्लैंड में उत्पादन की विधियों तथा यांत्रिक आविष्कार के कारण उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन हो रहे थे। जो ये परिवर्तन हो रहे थे
इन परिवर्तनों के कारण जो इंग्लैंड के आर्थिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया, इससे कुटीर उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने लगे। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना तथा बड़े उत्पादन के कारण इसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग आर्नोल्ड टॉयनबी ने किया है। अब इंग्लैंड में जो ये औद्योगिक क्रांति हुई, इस क्रांति के पीछे क्या कारण थे, क्यों इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुई, इन कारणों पर हम चर्चा करेंगे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे। सर्वप्रथम कारण आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। औद्योगिक क्रांति जो हुई उसके पीछे वैज्ञानिक आविष्कार भी थे और नए नए प्रयोग होने के कारण ही यह क्रांति सफल हो पाई है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति तभी स्वतंत्र चिंतन कर सकता है जब उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त हो, अर्थात यदि व्यक्ति पराधीन रहेगा, परतंत्र रहेगा, तो वह स्वतंत्र चिंतन कर ही नहीं सकता है। और ऐसी स्थिति में कोई नई चेतना जागृत करना, नई सोच का विकास करना, नए आविष्कार करना, यह संभव ही नहीं है। अतः आविष्कार, स्वतंत्र चिंतन, नवीन चेतना आदि के लिए मनुष्य के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना आवश्यक है। और संयोग से इंग्लैंड का जो राजनीतिक वातावरण रहा है, उस वातावरण में इंग्लैंड के जनजीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त थी। इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण वहाँ का शिल्पी वर्ग, वहाँ का व्यवसायी वर्ग स्वतंत्र चिंतन कर सका और उन्होंने अपने कुटीर उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि के लिए ऐसी नई तकनीकी को आविष्कृत किया जिस कारण वहाँ औद्योगिक क्रांति सफल हुई। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक विचारों में परिवर्तन। इंग्लैंड प्राचीन काल से ही एक व्यापारिक देश रहा है, क्योंकि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति भी इसके लिए सर्वथा अनुकूल है। समुद्र में टापू होने के कारण व्यापार के लिए इंग्लैंड की परिस्थितियां सर्वथा अनुकूल रही। इंग्लैंड पर वाणिज्यवाद का गहरा प्रभाव था और वाणिज्यवाद के अंतर्गत विदेशी व्यापार से धन कमाना एक मुख्य स्रोत था। इसलिए इंग्लैंड में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलता रहा है। एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों ने इंग्लैंड में मुक्त व्यापार का सिद्धांत स्थापित किया और इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में यह प्रयास होने लगा कि किस तरह वो अपने व्यापार को चतुर्दिक फैला सकते हैं और इस व्यापार के लिए जिन वस्तुओं का वो व्यापार कर सकते थे उनका उत्पादन होना आवश्यक था और यह उत्पादन भी बड़े पैमाने पर जरूरी था, जो कि उद्योगों से ही संभव था। इसलिए आर्थिक विचारों ने इंग्लैंड को उद्योगों के क्षेत्र में नवीन परिवर्तन को बढ़ावा दिया, जिस कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संभव हुई। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कृषि क्रांति। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पूर्व कृषि क्रांति हो चुकी थी, अर्थात कृषि में क्रांतिकारी प्रयोगों के सफल होने से कृषि में ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाने लगा जिसमें कम लागत में
अधिक उत्पादन किया जा सकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि कृषि में मजदूरों के स्थान पर मशीनों का प्रयोग होने लगा। साथ ही साथ जो बाड़ेबंदी, भेड़ पालन में वृद्धि आदि जो कृषि क्रांति के परिणाम थे, इससे इंग्लैंड में जो कृषि मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए। ऐसी स्थिति में उन मजदूरों के लिए रोजगार की एक आशा उद्योगों ने बनाई और उद्योगों को जो सस्ते में मजदूर उपलब्ध होने लगे, उससे भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। अर्थात कृषि में बेरोजगार श्रमिक उद्योगों में काम करने लगे, जिससे उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है पूंजी की उपलब्धता। क्योंकि इंग्लैंड एक व्यापारिक देश रहा है और इसकी बैंकिंग प्रणाली पहले से ही समृद्ध रही है, इस कारण इंग्लैंड में उद्योगों में निवेश करने हेतु बड़े पैमाने पर पूंजी उपलब्ध थी, जिस पूंजी ने उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला कारण है औपनिवेशिक साम्राज्य। क्योंकि उद्योगों में जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो उत्पादित वस्तुओं के व्यापार के लिए बाजार की उपलब्धता भी आवश्यक है। यदि बाजार उपलब्ध ही नहीं होगा तो वस्तुओं का उत्पादन व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि उत्पादित वस्तुओं का विक्रय होना उतना ही आवश्यक है जितना कि उनका उत्पादन। संयोग से इंग्लैंड के पास पर्याप्त औपनिवेशिक साम्राज्य था, जहां इंग्लैंड अपने उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं का विक्रय कर सकता था। इस कारण भी इंग्लैंड के उद्योगों के विकास में इससे बढ़ावा मिला। जनसंख्या में वृद्धि। इंग्लैंड की जनसंख्या में इस काल में तीव्र वृद्धि हुई। इनमें से हजारों अंग्रेज उत्तरी अमेरिका में जाकर बस गए, परंतु फिर भी जनसंख्या में वृद्धि के कारण इंग्लैंड के पास पर्याप्त ऐसी जनसंख्या थी जो उद्योगों में श्रमिकों के रूप में कार्य कर सकती थी तथा व्यापार के रूप में उपनिवेशों में व्यापार बढ़ा सकती थी तथा वहाँ व्यापार कर सकती थी। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड में जनसंख्या की वृद्धि ने भी औद्योगिक विकास में योगदान दिया। व्यापार में वृद्धि। औपनिवेशिक साम्राज्य के कारण इंग्लैंड के पास पर्याप्त मात्रा में संपूर्ण विश्व में भारत, अमेरिका, यूरोप में विस्तृत बाजार उपलब्ध थे, जहां इंग्लैंड आसानी से अपने तैयार माल को बेच सकता था। इस तरह व्यापारिक वृद्धि के कारण भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सफल हुई। संयोग से वियना कांग्रेस के समय यूरोप में दास प्रथा पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया, परंतु इंग्लैंड में इससे पहले ही दास प्रथा भी एक प्रकार से समाप्त हो गई थी। दास प्रथा को समाप्त होने से जो प्राचीन गिल्ड प्रणाली थी वो भी समाप्त हो गई, और इससे जो दास प्रथा समाप्त हुई तो दासों को जो है ऐसी स्थिति में उद्योगों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और उद्योगों को आसानी से दासों के रूप में श्रमिक उपलब्ध हुए। इससे भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बल मिला। व्यावसायिक संगठन का नवीन स्वरूप जो स्थापित हुआ, क्योंकि दास प्रथा की समाप्ति से जो प्राचीन गिल्ड प्रणाली या जो श्रेणी संगठन था वह प्रभावित हुआ और इसके स्थान पर नई नई व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई, नए निगमों की स्थापना हुई, और इसका परिणाम यह हुआ कि नए व्यावसायिक संगठनों ने तेजी से उन्नति की और अपने व्यापार को बढ़ाया। इन व्यावसायिक संगठनों ने इंग्लैंड में उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी,
साउथ सी कंपनी आदि ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया और इंग्लैंड के व्यापार को तीव्र गति से बढ़ावा दिया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की सफलता के पीछे इंग्लैंड की नाविक शक्ति का होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि समुद्री व्यापार के लिए नौसेना की अत्यंत आवश्यकता होती है और संयोग से तत्कालीन समय में इंग्लैंड की नौसेना विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली थी, जिसने इंग्लैंड के व्यापार को चतुर्दिक फैलाया। इस कारण इंग्लैंड आसानी से अपने तैयार माल को विदेशों में भेज सकता था तथा वहां से उपनिवेशों से कच्चा माल मंगा सकता था। अगला और अंतिम कारण है इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, एक समुद्र में जो द्वीप इंग्लैंड बसा हुआ है, इसके लिए इंग्लैंड की भौतिक परिस्थितियां सर्वथा अनुकूल रही हैं कि वहां औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके। इंग्लैंड में लोहे और कोयले का पर्याप्त उत्पादन होना भी इसके पीछे एक कारण था और इन सब कारणों से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के पीछे जो वैज्ञानिक आविष्कार थे उन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वास्तव में वैज्ञानिक आविष्कारों ने ही कुटीर उद्योगों को परिवर्तित कर उन्हें बड़े उद्योगों का स्वरूप प्रदान किया। अगर इंग्लैंड में वैज्ञानिक आविष्कार न होते तो संभवतः औद्योगिक क्रांति भी न होती, क्योंकि फिर उद्योगों का स्वरूप कुटीर उद्योगों जैसा ही बना रहता। जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए उनमें सर्वप्रथम आविष्कार हुए वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में। इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग पहले ही उन्नत दशा में था, परंतु जब सूती वस्त्रों की मांग बढ़ने लगी तो इसका परिणाम यह हुआ कि जोहन नामक एक व्यक्ति ने कपड़ा बुनने के लिए फ्लाइंग शटल नामक मशीन का आविष्कार किया और 1733 ईस्वी में जोहन ने फ्लाइंग शटल मशीन बनाई, जिससे पहले की तुलना में दुगुनी गति से कपड़ा बुना जा सकता था। जब कपड़ा तेजी से बुना जाने लगा तो अब ऐसी मशीन की आवश्यकता हुई। अब क्योंकि सूत की बड़ी मात्रा में आवश्यकता हुई, क्योंकि कपड़ा तो तीव्र गति से बुना जा रहा था लेकिन सूत तो उपलब्ध था ही नहीं। तकलियों से सूत काटना काफ़ी समय खपाने वाला था। इस कारण अब यह आवश्यकता हुई कि ऐसा यंत्र बनाया जाए जिसे आसानी से सूत काटा जा सके। अतः 1765 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी नामक ऐसा यंत्र बनाया जिसमें 8 तकलियां होती थी और इस तरह एक तकली की तुलना में 8 गुना सूत स्पिनिंग जेनी से एक साथ काटा जा सकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि सूत अब बड़ी मात्रा में काटा जाने लगा। बाद में रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग जेनी में सुधार किया और एक नई मशीन बनाई, स्पिनिंग फ्रेम। इस मशीन की विशेषता यह थी कि यह जल शक्ति या अश्व शक्ति से चलाई जा सकती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि अब मशीनों को स्थापित करने के लिए अलग घर से बाहर या एक स्वतंत्र स्थान की आवश्यकता पड़ने लगी। अतः हम कह सकते हैं कि वाटर स्पिनिंग फ्रेम ने एक प्रकार से कुटीर उद्योगों से अलग करके उसका स्वरूप परिवर्तित कर दिया और उसे स्वतंत्र उद्योग के रूप में स्थापित करने में का मार्ग प्रशस्त किया। जब बड़े पैमाने पर धागा सूत काटा जाने लगा तो अब ऐसी मशीन की आवश्यकता हुई जो
तीव्र गति से कपड़ा बुने, और इसका परिणाम यह होगा कि अच्छे माने मजबूत और पक्के धागे के लिए अब नई मशीन का तो आविष्कार हो ही गया था, अतः कपड़ा बुनने के लिए नई मशीन का आविष्कार किया एडमंड कार्टराइट ने। एडमंड कार्टराइट ने 1784 में पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार किया, जो कि जल शक्ति से चलता था और इससे बड़ी तीव्र गति से कपड़ा बुना जा सकता था। इससे पहले कपड़ा का सूत काटने के क्षेत्र में मसलिन व्हील का आविष्कार हो चुका था। अब कपड़ा बुनने की मशीन पावर लूम के आविष्कार से तीव्र गति से कपड़ा बुना जाने लगा और इससे उद्योग क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इसके बाद वस्त्रों पर छपाई के लिए रोलर प्रणाली का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग का काम अच्छा होने लगा और जिससे क्या हुआ, वस्त्र उद्योग को एक महत्वपूर्ण विकास का स्तर प्राप्त हुआ और वस्त्र उद्योग में वास्तव में सचमुच यह क्रांतिकारी परिवर्तन था। इसके अतिरिक्त वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त भी इंग्लैंड में उद्योगों के क्षेत्रों में वाष्प शक्ति का प्रयोग होने से जो जेम्स वाट द्वारा जो वाष्प शक्ति का खोज की गई, इससे उद्योगों को बढ़ावा मिला और अब उद्योगों में भाप के इंजनों का प्रयोग होने लगा। साथ ही मशीनों के निर्माण के लिए लोहा तथा कोयले की मांग भी बढ़ने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि लकड़ी के कोयले के स्थान पर पत्थर के कोयले का आविष्कार हुआ और बाद में अब्राहम डर्बी ने कोक से लोहा गलाने की पद्धति का आविष्कार किया, जिससे आसानी से लोहा गलाया जाने लगा और इससे बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण होने लगा। लोहे तथा कोयले के आविष्कार ने इंग्लैंड में बड़ी बड़ी मशीनों के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया और इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए। कालांतर में नवीन परिवर्तनों और आविष्कारों के कारण इंग्लैंड में यातायात के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए। स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर ने, जिसका नाम था मैक एडम, इसने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों तथा मिट्टी का प्रयोग करके सुदृढ़ सड़क बनाई, एक पक्की सड़क बनाई, जिस कारण आज भी हम सड़कों के सुदृढ़ीकरण को या सड़कों का पक्का किए जाने को मैकडेमाइज्ड कहते हैं। इसी तरह यातायात में नहर का प्रयोग करने के लिए इंग्लैंड में ब्रिज वाटर नामक वैज्ञानिक ने एक नहर बनाई, जिससे उस नहर के जरिए समुद्री जहाज आसानी से आवागमन कर सकते थे। इस तरह इंग्लैंड में यातायात और परिवहन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और इन नवीन आविष्कारों के कारण इंग्लैंड में उद्योगों को बढ़ावा मिला। बाद में इंग्लैंड में जो रेल इंजन का निर्माण जॉर्ज स्टीफेंसन द्वारा किया गया, तो इसने परिवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया और इंग्लैंड में रेल लाइन बिछाई जाने लगी। बाद के वर्षों में संपूर्ण विश्व में रेलवे लाइन बिछाई गई। साथ ही संचार के साधनों के प्रयोग ने भी उद्योगों को बढ़ावा दिया। टेलीग्राफ मशीन का आविष्कार मोर्स नामक व्यक्ति ने किया, जिससे आसानी से एक दूसरे संपर्क स्थापित होना संभव हुआ। इसी तरह इंग्लैंड में अन्य वैज्ञानिक आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया।